बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। साथियों, देश की जो वर्तमान गंभीर स्थिति है, इस पर आज हम हमारे प्राइम टाइम में विचार विमर्श कर रहे हैं मूल निवासी बीडी बोरकर जी से। और बीडी बोरकर सर आज जो कार्यकर्ताओं को और पूरे बहुजन मूल निवासी समाज को संबोधन कर रहे हैं और ये खुला संबोधन आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर। साथियों, देश भर में जो लॉकडाउन की वजह से जो अस्त व्यस्त स्थिति हो गई है, उसको लेकर और पिछले वर्ष से देखेंगे कि हम आर्थिक मंदी चल रही है, जो सरकार की नीति है, उसको लेकर आज हम बातें करने जा रहे हैं। इसके साथ आप अगर फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे पास समय है। आप ये चर्चा को देखकर सवाल पूछ सकते हैं और सवाल आखिरी 15 मिनट में बीडी बोरकर सर हमें आपके सवालों के जो जवाब है वो देने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है विषय को लेकर ही सवाल करें और सवाल लिखते वक्त आप अपना नाम, अपने राज्य का और जिले का नाम जरूर लिखिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की इस सत्र में। जय भीम जय भीम। जय भीम जय वनसी सर। सर मतलब क्या कहेंगे आप आज की जो ये गंभीर स्थिति है, देश भर में जो वातावरण चल रहा है और इसको लेकर, और पूरे कार्यकर्ता जानना चाहते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के हमें फोन आए, मैसेज आए कि इसको लेकर आप उन्हें संबोधित करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रिय बहुजन समाज के, मूल निवासी बहुजन समाज के समग्र जनता को जय भीम जय मूल निवासी। और कार्यकर्ता जो भिन्न भिन्न संगठन के कार्यकर्ता है, उनको भी मैं विशेष रूप से जय भीम और जय मूल निवासी करता हूँ। साथियों, वास्तव में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है एक हफ्ता भर पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ये कहा कि जो रिजर्वेशन है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इस मुद्दे पर मैं चर्चा में इसके पहले भी एमएनटी न्यूज नेटवर्क चैनल पे पार्टिसिपेट किया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल देश की जो स्थिति है, न सिर्फ ये रिजर्वेशंस का मसला, लेकिन पूरी देश की जो आज जो स्थिति है वो एक गंभीर स्थिति है और मूल निवासी बहुजन समाज को उनके अधिकारों से दूर रखने की जो मुहिम चल रही है, इसके बारे में मुझे ऐसा लगा कि समाज को, ओवरऑल समाज को एक बार मैं जो भी स्थितियां है इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं ये रिजर्वेशन का जो मसला है इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि पिछले 4-5 दिन से मूल निवासी नेटवर्क चैनल पे जो चर्चाएं हो रही है, इसमें पर्याप्त रूप से आपको जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है बोल रहा है, तो ये टोटली गलत है। जजेस जो है उनके मन में जो बात आती है वो कहने जा रहे हैं। वास्तव में ओवरऑल स्थिति जो है उन्होंने देश की देखनी चाहिए। जब भारत के संविधान में ये रिजर्वेशंस की व्यवस्था फंडामेंटल राइट्स में की गई है, तो ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर भाग 3 में ये लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ढंग का इंटरप्रिटेशन करना ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये टोटली गलत है। मैं कल ही शायद डॉक्टर अय्याज को भी सुन रहा था और डॉक्टर चौहान जो हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से ये फंडामेंटल राइट्स कैसे है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ये इशू कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब डेवलप किया, सो दैट फाइनली वो ये बता सके समाज को कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन जैसे थॉमस के केस में भी डॉक्टर चौहान ने ये बताया कि उसमें ये क्लियरली 7 जजेस के सामने जब मामला आया
तो 7 में से 5 जजेस ने इसको फंडामेंटल राइट कह दिया। तो उसके बाद ये स्थिति क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन बार बार ये इश्यूज जो उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस देश में कुछ ऐसी फोर्सेस है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो मतलब जो मूल निवासी बहुजन समाज को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया, उसके खिलाफ में ये स्थितियां बन रही है। और सबसे पहला केस जो आया वो चंपाकम वाला जो केस आया, जिसके बारे में कल काफी जिक्र हुआ, वो 1951 में ही ये आया मामला। और उसके बाद ये आर्टिकल 15(4), जिसके तहत सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशंस जो दिए गए, वो फंडामेंटल राइट में इनकॉर्पोरेट किए। ये बिल प्रेजेंट किया गया है मई में, और मई 1951 में ये बिल प्रेजेंट किया। नेहरू जी ने प्रेजेंट किया, बाबा साहब ने उसके ऊपर कमेंट्स किए, और उस वक्त भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको विरोध किया। इसका मतलब, और ये जो चंपाकन वाली जो केस है, वो एक ब्राह्मण लेडी है, उसने बोला कि भारत के संविधान के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और इसलिए ये फर्स्ट अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में लाया गया। और इसकी अगर वर्डिंग ये देखते हैं तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इसमें ये क्लियरली लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल आर इन क्लास 2B ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribe। इसका मतलब ये है कि एक तो ये फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने अमेंडमेंट लाया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर और उसके बाद फर्स्ट पार्लियामेंट में ये मामला क्लियर कर दिया है कि भाई ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15(4) में इसको डाल के। तो जब इसको ये 15(4) में डाल दिया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसको फिर से फंडामेंटल राइट्स नहीं है बोलना, ये बात ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये डेवलप किया गया है। वो केस लाई गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ढंग के इंटरप्रिटेशन किए थे, इसलिए इसको अमेंडमेंट। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, स्पेशल प्रोविजन है ये, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब ये इन समाज का ये जो तबका है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें ओबीसी के हमारे भाई है, इनका एडवांसमेंट कैसे होगा, ये बढ़ेंगे कैसे? जो स्थिति में उस वक्त 1950 में या प्री इंडिपेंडेंस जो जी रहे थे, इससे आगे इनकी स्थिति कैसे ठीक होगी, इसके लिए ये प्रोविजन लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रेट करते वक्त जो भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, वो जनता को दिए हैं, जनता के कल्याण के लिए दिए हैं, जनता के एडवांसमेंट के लिए दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को उसका इंटरप्रिटेशन करते वक्त ये ख्याल में रखना चाहिए कि लोगों का कल्याण कैसे हो, जो स्थिति में जी रहे उससे अच्छी स्थिति में वो कैसे जिएंगे, उसको पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करना चाहिए लोगों के कल्याण के हित में। तो ये रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन जो कर रही सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों के बारे में जो भी प्रावधान संविधान में है, उसको जो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इससे उनकी जो मानसिक स्थिति है, वो इस समाज को जो भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, वो उन लोगों को ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा एक वर्ग है, वो वर्ग नहीं चाहता है कि इस देश के दबे पिछड़े लोगों को, जो इस देश में 90% है, उनका एडवांसमेंट हो। तो इसलिए ये लड़ाई जो
जो मनुस्मृति के माध्यम से हमारे लोगों के अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया गया था और भारत के संविधान में हमारे लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, ये लड़ाई तब से अब तक चालू ही है। तो ये लड़ाई लड़ने का मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि आज कल जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस है उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि इसका सही मायने में वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इस लड़ाई को आगे चल के हमें कैसे लड़ना है ये हमने ज्यादा सोचना चाहिए और कोर्ट के ऊपर हमने ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने उस दिन भी चर्चा में आपके सामने लाई थी कि एक्चुअली संविधान इस देश की जनता ने बनाया और इस देश की जनता ने बनाया मतलब 100% में जो 90% लोग जो है उनकी भावना उसमें आई हुई है कि वो क्या चाहते हैं। तो उनकी भावना को डिसरिगार्ड करके जिनके ऊपर ये ड्यूटी लगाई जनता ने संविधान के माध्यम से, वो अगर उसको रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रेट कर रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनकर रहने का कोई अधिकार नहीं। सवाल ये उठता है कि ये जजेस खुद होकर आजकल वो खुद होकर बन रहे हैं। बाबा साहब ने भारत की संविधान में ये अधिकार जजेस की अपॉइंटमेंट्स का अधिकार जजेस को नहीं दिया था। वास्तव में ये डिबेट में आया था मुद्दा, जो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा है। और कंसल्टेशन का मतलब कतई कॉन्करेंस नहीं होता। और ये जब ड्राफ्टिंग कमिटी ने अपना ये आर्टिकल फ्रेम किया जो बाद में 124 बना भारत के संविधान का, तो उस वक्त ये कई मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने ये कहा था कि ये कंसल्टेशन शब्द नहीं होना चाहिए, ये कंकरेंस इन कंकरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब ये रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब अभी कोई इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कंसल्टेशन ये शब्द को इंटरप्रेट करके कंकरेंस बोल रहे हैं, जबकि एक कॉमन इंग्लिश पार्लेंस में कंकरेंस और कंसल्टेशन ये दो अलग अलग शब्द है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये दोनों शब्द आए थे और कंकरेंस शब्द रिजेक्ट हो गया। तो जब यहाँ इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप ही नहीं था, तब भी सुप्रीम कोर्ट जो इस देश के जो कास्ट ब्राह्मण्स है, जो हाई कास्ट है, उनको ख्याल में रख के इसको इस ढंग से इंटरप्रेट किया। और आजकल हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति की जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर जो है दी गवर्नमेंट ऑफ द डे, ऐसा शब्द साहब बाबा साहब ने इस्तेमाल किया, मतलब ये सरकार को दिया था, ये अधिकार एग्जीक्यूटिव को दिया था। और उन्होंने ये कहा कि ये जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों ना हो, आफ्टर ऑल ही इज ए कॉमन मैन लाइक अस, एंड इसलिए उसके दिल में दूसरे लोगों के प्रति प्रेजुडाइसेस हो सकते हैं और इसलिए वो सही लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकते। बजाय कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, मतलब जो सरकार है जिसमें भिन्न भिन्न कम्युनिटीज के प्रतिनिधि रहते हैं कैबिनेट में, तो वो अपना माइंड अप्लाई करके और सभी लोगों का कल्याण होने के लिए, मतलब सभी कम्युनिटी के लोगों का जुडिशियरी में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ऐसी भावना होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल 124 है, इसमें अपॉइंटमेंट की बात सिर्फ लिखी हुई है। अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट ये दो अलग अलग शब्द है। रिक्रूटमेंट की एक प्रक्रिया होती है और अपॉइंटमेंट का ऑर्डर इशू होता है। तो अपॉइंटमेंट का ऑर्डर इशू करने की व्यवस्था जो है
वो तो चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है, लेकिन फिर रिक्रूटमेंट की व्यवस्था बाबा साहब ने कहाँ की है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसी बात नहीं हो सकती कि बाबा साहब भूल गए होंगे जी। इतना इम्पोर्टेंट मामला है। मूल निवासी बहुजन समाज के हित में बाबा साहब ने अपना आंदोलन चलाया और आंदोलन चला के उन लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित किए जाएंगे इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिक्रूटमेंट कैसी करनी चाहिए इसके बारे में बाबा साहब संविधान में लिखने का भूल गए होंगे, ऐसा हम नहीं सोच सकते। तो ये रिक्रूटमेंट की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 16 में ही है, और वो आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है दिस इज आल्सो ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कल भी कई साथियों ने भी बताया जो डिबेट चल रहे हैं और मुझे भी जानकारी है कि वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसके बारे में मैंने एक आपके चैनल के ऊपर विषय मुझे जो दिया गया था उसके ऊपर भी मैंने ये कहा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी सैलरी निकालते हैं वहां से जो भी पैसा लोग कि उनको पैसा सैलरी देने की व्यवस्था है वो सभी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के दायरे में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के दायरे में आते हैं और इसलिए उनका जो रिक्रूटमेंट है वो आर्टिकल 16 के तहत ही होना चाहिए जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखा। और जब 16(4) पढ़ते हैं तो 16(4) में ये क्लियरली लिखा है कि इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर 16(4) की हम पढ़ते हैं तो लिखा है, कैसे लिखा है 16(4) को, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented। इसका मतलब है कि इस आर्टिकल के तहत अपॉइंटमेंट करते वक्त जो समाज के जो भिन्न भिन्न अंग है स्पेशली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो है उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। अगर आज की तारीख में 34 कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस है तो उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। वो वहां नहीं होने की वजह से ये प्रॉपर इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने जो जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है और इसमें एक ही क्लास के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। और बाबा साहब ने जो ड्राफ्ट आर्टिकल 10 था संविधान का उसमें ये क्लियरली लिखा है कि इसमें एक ही क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो ये ठीक नहीं है। आर्टिकल 14 के तहत अगर हम इस देश में इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो मेरा हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को किसी भी संगठन में हो, सामाजिक संगठन में हो, राजकीय संगठन में हो और भिन्न भिन्न जो हमारे समाज के छोटे छोटे संगठन है जिसमें मंडल है, जाति के आधार के ऊपर भी बना के रखे हुए हैं, उन सभी ने इसका विचार करना चाहिए कि ये हमारा अधिकार बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स में लिखने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं और हमारे अधिकार हमें डिनाई कर रहे हैं तो उन्होंने सतर्क होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि ये सब चीजों को ठीक किया जा सकता है, ये अल्टीमेट अधिकार ये जनता का है, जनता ने संविधान बनाया और जनता को ही ये अधिकार दिया है कि हमारे ऊपर, इस देश के ऊपर कौन राज करेगा। तो राज करने वाले लोग अगर सही लोग हमने इस देश की पार्लियामेंट में अगर असेंबली में चुन के भेजे तो फिर ये सभी स्थिति ठीक की जा सकती है, क्योंकि कॉलेजियम की व्यवस्था संविधान में नहीं है। संविधान में आज की तारीख में भी गवर्नमेंट ऑफ द डे
रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट कर सकती है, तो अगर मूल निवासी बहुजन समाज के साथी जिनको अधिकार दिया है राज करने का, कौन राज करेगा, तो अगर सही लोगों को वो चुन को भेजते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, तो फिर उस सरकार को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करने का। अगर वो हमने अपने लोगों की सरकार बना दी, तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर्याप्त मात्रा में आर्टिकल 16(4) के तहत उनकी रिक्रूटमेंट होगी। और आज जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, 90% समाज के साथ, जैसे बताया गया कि 11,000 सीटें जो है हमारे सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भाई है, उनको जो मेडिकल कॉलेजेस में जो उनको सीटें ये मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। आप समझ सकते हैं अगर ये 11,000 सीटें हमारे बच्चों को मिली होती तो कितनी फैमिली का एडवांसमेंट होता, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये एक बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। मैं दूसरे जो विषय है उसके ऊपर भी आज इस अवसर पर मैं अपने समाज से बातचीत करना चाहता हूं। वो है कि ये कोरोना जो है, ये कोरोना जो वायरल है, ऐसा ये बोला जा रहा है, लेकिन संसार के कोई भी कंट्री इसके बारे में आज तक क्लियर नहीं, कोई डॉक्टर इसके बारे में क्लियर नहीं। मतलब जैसे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और टीवी पे भी देख रहा हूं, कहीं डॉक्टर भिन्न भिन्न सोच दिखाते हैं, कहीं देश के जो साइंटिस्ट है, इवन जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, वो भी उन्होंने ये कहा कि ये कोरोना वायरस जो बोला जा रहा है ये बड़ा डेडली है, ये जो बोला जा रहा है इसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे वायरस से जितने ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, इससे जो उसका इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर जो बुरा असर पड़ा है, इससे भूखमरी से ज्यादा लोग मरेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इसमें एक कनाइवेंस है, जो मेडिकल कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, इनका कनाइवेंस है कि भाई उनका प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में आए, उसका जो एंटीडोज बनाया जाएगा, एंटीवायरल बनाया जाएगा और वो बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों में आएगा। आज की तारीख में बहुत सारे हॉस्पिटल में जो सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ट्रीट करने जा रहे हैं। तो मेरे मिसेस में बता रही थी कि मुंबई की एक केस है घाटकोपर की, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को ये कोरोना हुआ था और एक हॉस्पिटल ने उनसे 48 लाख फ्रीज किया और 48 लाख फ्रीज करने के बाद वो दोनों मर गए। तो ये जो स्थिति है, तो इसका मतलब है कि कोई इसके बारे में क्लियर नहीं है, साइंटिस्ट लोगों का माना नहीं जा रहा है, और जो रूलिंग कम्युनिटी है, जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग साइंटिस्ट लोगों की बात मानने के बजाय उनको जो लगता है वो वैसा कर रहे हैं। तो इससे जो हमारे देश के ऊपर, स्पेशली हमारे समाज में, जो हमारे समाज पर जो असर हुआ, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्या सप्लाई कर रहे हैं आज की तारीख में, इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई सप्लाई हमारा हैगा तो हम लेबर सप्लाई कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जो कोरोना की वजह से सडनली 4 घंटे की नोटिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से हमारे लाखों लोग, मतलब 50-60 करोड़ लाख लोग जो है रास्ते पे जा रहे थे और वो किस ढंग से उनको परेशानियां हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली इस देश की जो रूलिंग कास्ट है, वो रूलिंग कास्ट, गवर्निंग क्लास बाबा साहब ने जिसको कहा है, वो जानबूझ के इस ढंग की आनन फानन में कुछ नीतियां बनाते हैं, जिसकी वजह से मूल निवासी बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। आज उनकी खाने पीने की व्यवस्था का समस्या हो गए, दे आर ऑल हैंड टू माउथ। कहीं लोगों ने आत्महत्या की है। ये जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये गवर्निंग क्लास के लोग जानबूझ के कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी वही लोग बैठे हुए हैं जिसको बाबा साहब ने गवर्निंग क्लास या कास्ट हिंदूज उसको अपने लिटरेचर में कहा है।
वो लोग ये स्थितियां पैदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो ये स्थितियां पैदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट में वो लोग ये स्थितियां पैदा कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में हमारे समाज के लोग उनकी पार्टियों में से चुन के जाने की वजह से अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं, और वो हमारे समाज के हित में नीतियां बनना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस ढंग के जो निर्णय देते हैं, इसके विरोध में उन्होंने आवाज उठानी चाहिए पार्लियामेंट में, वो ऐसा काम नहीं कर रहे। और इसलिए ये जो माइग्रेंट लेबर है, इसकी जो समस्या पैदा हुई, इसको हल करना उन्हीं लोगों के हाथ में है। स्पेशली पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत सतर्क रहना चाहिए, और जिन लोगों को वो चुन के भेजते हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग हैं, जिन लोगों को वो चुन के भेजते हैं, तो कतई उन्होंने उनको चुन के नहीं भेजना चाहिए। ये मामला सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, कांग्रेस के लोग भी यही काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 60 साल से ये चीजें, अगर इस देश की हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक की होती या इस देश की इकोनॉमी को ठीक किया होता, तो आज मूल निवासी बहुजन समाज के पास उनका जो सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो जाना था 60-70 साल में, अगर वो हुआ होता, तो जो स्थिति आज 70-72 साल के बाद हमारा समाज फेस कर रहा है, वो स्थिति आज उनको फेस नहीं करनी पड़ती। तो सिर्फ इसको बीजेपी ही जिम्मेवार नहीं है, तो कांग्रेस भी इक्वली जिम्मेदार है। इसलिए आने वाले जो इलेक्शंस है, उस इलेक्शंस में उन्होंने इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये दोनों पार्टियां, और इन दोनों पार्टियों की जो राज्यपात लेवल के ऊपर जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो सिर्फ हमारे समाज की मानते हैं, हमारे लोग हमारे जाति के होने की वजह से उसको हमारे समाज की मानते हैं, लेकिन जो लोग हमारे हित में काम नहीं कर रहे, सिर्फ वो जाति के होने की वजह से उनको अपने समाज के लोग मानना, ये कतई ठीक नहीं है। अल्टीमेटली जो हमारे हित में काम करेगा वही हमारे हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान स्पेशली जो लेबर क्लास है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज के लोग, ये लेबर क्लास है या मार्जिनल फार्मर है और छोटे मोटे धंधे करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ये 90% लोग हैं। अगर इन 90% लोगों ने इस चीज का कॉन्शियस उपयोग किया, और बीजेपी को और उनकी सहयोगी पार्टियों को, और कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों को अगर सत्ता से बेदखल करने के लिए अपना वोटिंग किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हित में सरकार बनेगी और वो सरकार उनके हित में काम करेगी। फाइनेंशियल कंडीशन हमारे देश की बहुत खराब है। आप ये देखेंगे कि हमारे देश के ऊपर अभी मैंने देखा, वर्ल्ड बैंक का और एशियन बैंक का लोन जो है हमारे पास 194 अरब करोड़ जी, ये एक्सटर्नल लोन है। 194 अरब करोड़ एक्सटर्नल लोन है, और इंटरनल लोन भी इतना ही है। तो आप ये देखेंगे कि जो लास्ट टाइम मैंने फिगर दिए थे बजट के ऊपर बोलते वक्त, तो जो 3.8% जो डेफिसिट है, वो 7.5 लाख करोड़ होता है, और उसके हिसाब से अगर हम टोटल जीडीपी निकालते हैं तो 250 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है। तो 250 लाख करोड़ अगर हमारा जीडीपी है, और 194 अरब करोड़ जो है वो एक्सटर्नल लोन है, तो आप ये देखेंगे कि और इंटरनल लोन अगर हम पकड़ लेते हैं, तो इस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। और ये कोरोना बोल के अभी देश की इकोनॉमी पूरी खत्म कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट फिगर मैं जब देख रहा था, तो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो बताई हुई है इस साल के लिए, वो 1.9% बताई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 1.9% भी नहीं रहेगी, ये निगेटिव ग्रोथ होगी, क्योंकि अभी अगर इसके लिए जो पैकेज की बात इन्होंने की, 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात की है, लेकिन वो पैसा डायरेक्टली जो मजदूर है उसकी खाने की आज हालत खराब है, उनके पास डायरेक्टली ये पैसा देने के बजाय ये बैंक के माध्यम से लोन लेने के लिए बोला। अगर एक मजदूर आदमी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है,
तो वो वहां बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले तो सिक्योरिटी मांगते हैं। अब जिस आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो आदमी वहां कहां से सिक्योरिटी देगा, और इसलिए उसको लोन नहीं मिलेगा, तो उसका मरना तय है। इसका मतलब ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये दिखावा है और लोगों को मारने की ये व्यवस्था बनाई है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट हमारे विरोध में काम कर रहा है और सरकार इस ढंग की नीतियां बना रही है जिसमें हमारे लोगों के पास पैसा नहीं। कहीं इकोनॉमिस्ट ने और कहीं इवन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन्होंने ये कहा है कि इसमें डिमांड बढ़ानी चाहिए, और डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा देना चाहिए। जैसे ही लोगों के पास पैसा जाएगा तो उस पैसे से उसके जीवनों उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए मार्केट में जाएगा। जैसे वो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेगा अपनी जीवनों उपयोगी वस्तुओं, तो वो मार्केट में शॉर्टेज जैसे ही होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब ये मजदूर आज खाने के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, ये अगर इसको पैसा डायरेक्टली उसको दे दिया तो वो खाने के लिए पैसा आ जाएगा, तो वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, जहां भी जाएगा, तो इस देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी रिवाइव होगी। लेकिन इस ढंग की नीति बनाने के बजाय उन्होंने वो बैंक के माध्यम से देने का जो प्रयास किया है, इससे ये दर्शाता है कि इस देश की सरकार ये भी मूल निवासी बहुजन समाज को जिंदा नहीं देखना चाहती, उनको भूख से मारने के लिए इन्होंने ये नीतियां बनाई। तीसरी जो फॉरेन रिलेशंस के बारे में मैं कुछ आपके बारे में बताना चाहूंगा। आप ये देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द आपके घर के बाजू में 3 फैमिलियां रहती है और आप वो 3 फैमिली के साथ हर दिन झगड़ा करते हो, तो ना तो उन लोगों को कल्याण हो सकता है ना आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि आपका समय जो है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, जिस टाइम को आपने अपने कल्याण के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहिए, वो अगर आपसी झगड़े में वो टाइम लगा रहे हैं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो इस स्थिति को अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखते हो तो आपके जो नेबर राष्ट्र है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये और नीचे श्रीलंका है, आप ये देखेंगे कि ये उनके साथ आज की तारीख में चाइना बॉर्डर के ऊपर मतलब एक लड़ाई का माहौल खड़ा कर दिया है। हमारे देश के 3 सैनिक मारे गए, एक उसमें 2 सैनिक मारे गए और एक अफसर मारा गया। तो ये जो स्थिति क्या दर्शाती है कि जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी है कि आजू बाजू के राज्य जो देश है उनके साथ हमने एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो। इसमें भी ये सरकार मिजरेबली फेल हुई। पिछली कांग्रेस की सरकार ने अननेसेसरी जाके वो श्रीलंका में इंटरवेंशन किया, जिसकी वजह से आज भी वो रिलेशंस हम मतलब जितने ठीक होने चाहिए थे नहीं हुए, और तामिल और सीएलएच का ये प्रॉब्लम उधर आज भी चलती रही। तो ये जो स्थितियां है कि फॉरेन रिलेशंस ठीक करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी सही करने के लिए भी ये सरकार निकम्मी रही है। तीसरे है कि प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन है। अभी ये कोरोना के चक्कर में उन्होंने मतलब इस ढंग की स्थिति पैदा कर दी है कि भाई आप ऑनलाइन एजुकेशन की सिस्टम की बात करते हैं। किन लोगों के साथ ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहिए? अरे जिन लोगों के पास घर खाने के लिए पैसा नहीं तो ऑनलाइन एजुकेशन उनको कैसे देंगे आप अपने तरफ से देंगे, लेकिन लेने के लिए उनके पास जो गैजेट्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, वो उनके पास है ही नहीं। आप उनको खाने के लिए तो पैसा दे नहीं रहे और आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल इस देश की जो रूलिंग कास्ट है, जो गवर्निंग क्लास है, ये क्लास मतलब ये जो 15% लोग जो कर सकते हैं उनके बारे में सिर्फ सोचते हैं कि वो उनके 15% लोगों के पास तो सब कुछ है, तो वो अगर ऑनलाइन एजुकेशन अगर दिया गया तो उनके घर में सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो वहां पढ़ेंगे। हमारे बच्चे, हमारा समाज जो है 90% समाज देहातों में रहता है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है।
तो आप ये एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये एक तीसरा फ्रॉड है कि जिससे हमारे समाज के बच्चे और हमारा समाज एजुकेटेड नहीं हो, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द एडवांसमेंट। लोगों का कल्याण करने के लिए, एडवांसमेंट करने के लिए एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो ये इसलिए कहा कि जैसे हम एजुकेशन लेंगे और स्पेशली फिर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हमें हमारे कल्याण के रास्ते दिखेंगे, और वो कल्याण के रास्ते दिखेंगे तो जो भी लोग आपके कल्याण के विरोध में हैं उनके साथ आप अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे, डेमोक्रेटिकली अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है अक्वायर करेंगे। ये बात एजुकेशन से जुड़ी है, लेकिन आज जिस ढंग से एजुकेशन के बारे में ये सरकारें बोल रही है उससे ये दर्शाता है कि ये जो मूल निवासी बहुजन समाज जो है पूरे भारतवर्ष में 90% है, इनको एजुकेशन डिनाई करना चाहते हैं ताकि हम उनके गुलाम बने रहे। तो इसलिए भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, समग्र मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों जिनको बाबा साहब ने गवर्निंग क्लास कहा है, कास्ट हिंदूज कहा है, ये लोग ये 90% लोगों के खिलाफ में है। और इसलिए इनको किसी भी हालत में, मतलब हमने आने वाले जो राज्यों में इलेक्शंस आते रहते हैं, लोकल लेवल पे इलेक्शंस आते रहते हैं और पार्लियामेंट में भी इलेक्शंस आएंगे, तो इनको किसी भी हालत में दोनों और उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको हराना चाहिए। और लास्टली मैं ये समझता हूं कि ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया का एक लिमिटेड हमें आज की तारीख में उपयोग हो रहा है, और वही हमारे साथी जो ये जो सूझबूझ रखते हैं, जिनको समझ में आया है कि हमारे हित में क्या है, वो अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं कुछ लोगों के जैसे MNT न्यूज नेटवर्क चैनल काम कर रहा है, प्रोफेसर रतनलाल इसमें काम कर रहा है जो अंबेडकर नामा के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर बहुजन नामा के अंतर्गत हमारे देवरे जी कर रहे हैं, फिर महाराष्ट्र में हमारे ढोबले जी कर रहे हैं, और भी सोशल मीडिया में इतने चैनल्स के ऊपर बात आ रही है जो SC ST OBC के लोग चला रहे हैं, वो सरकार की कमियां एक तरफ से गिना रहे हैं, दूसरी तरफ से बाबा साहब ने और फुले साहब ने अपने कल्याण कैसे हो सकता है इसके बारे में वो समझा रहे हैं। फिर भी हमारी रीच, ये अगर सबको अगर मिलते हैं तो हमारा रीच जो है, हमारी आवाज जो है 1 करोड़ लोगों तक भी नहीं पहुंच रही। तो इसलिए 1 करोड़ लोगों तक अगर ये एजुकेट, और ये सुनते कौन है, ये थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग हैं, वही सुनते हैं। जो हमारा लेबर क्लास है, हमारा जो फार्मर क्लास है, वो इसमें उतनी दिलचस्पी से इस चीज को समझ के अपने जहन का हिस्सा बना के अपने विरोधकों के खिलाफ में कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने की जो बात है, उसमें वो उतनी ज्यादा मात्रा में कॉन्शियसली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता है, भिन्न भिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, छोटे मोटे मंडलों में काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं ने ये मैसेज वो समाज का वो तबका जो 90% है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ पॉपुलेशन हमारी है, उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए 1-to-1 कम्युनिकेशन, मतलब छोटी छोटी जगह जाके मीटिंगें लगाना बहुत जरूरी है। मतलब 10 लोगों की हो, 15 लोगों की हो, गांव में हो, ये कोरोना का डर से हम अगर घर में बैठे रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। मुझे ये लगता है कि कोरोना अपनी जगह है और वो उसका जो प्रभाव है वो मोस्टली शहरी इलाकों में है, देहाती इलाकों में इसका प्रभाव नहीं है। दूसरी बात है कि अगर इसका प्रभाव भी है तो हम तो हैंड टू माउथ लोग हैं, अगर हम मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो खाने के लिए शाम का चूल्हा नहीं हमारा जल सकता। ऐसी स्थिति में हम तो बाहर निकलते ही है,
तो जब हमारी रोजी रोटी के लिए हम बाहर निकल सकते हैं, तो ये जो कार्यकर्ता जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज को उनके पूरे अधिकार मिले, तो वो उनके हाथ में सत्ता है, बिना ये नहीं मिल सकते। तो इसलिए उन लोगों की ये जिम्मेवारी है, ये समग्र कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, किसी भी संगठन में हो, उन्होंने गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके 15-15, 20-20 लोगों की मीटिंगें लगा के ये जो स्थिति मैंने आपके सामने रखी देश की, इसके बारे में लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, ताकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम ये जो गवर्निंग क्लास के जो लोग हैं, वो कास्ट हिंदूज है, उनको हम हरा सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो ब्राह्मण लोग पानी में डूब के मर नहीं रहे, पानी में जाके वो आंदोलन कर रहे कि रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। अरे उनको इस चीज की समझ नहीं है कि अगर ये रिजर्वेशन बंद हो जाएगा तो इनके लिए कौन खाना बनाएगा, अनाज कौन उगाएगा। अगर ये लोग 90% लोग अगर रिवोल्ट कर देते हैं इनके खिलाफ में, तो इस देश में इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसकी समझ उन्होंने लेनी चाहिए। मैं उनको के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक रैशनल थॉट जो सोसाइटी में डेवलप होना चाहिए था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो बाबा साहब चाहते थे कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन, और सोशल रिवोल्यूशन लाने के लिए जो नीचे दबे हुए लोग हैं, उनको उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक करने के लिए उनको इक्वालिटी की ट्रीटमेंट उनके साथ होनी चाहिए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे देखा जा रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ना ही राज्य सरकारें उसमें प्रॉपर नीतियां बना रही। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो समय मूल निवासी बहुजन समाज के जीवन में वो समय आ चुका है कि उन्होंने अपने हित में अपने अधिकार जो है, स्पेशली जो उनको राइट टू वोट जो मिला है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और आने वाले बिहार के इलेक्शन में हमने ये दिखा देना चाहिए। वो बिहार का चीफ मिनिस्टर जो है वो नाम मात्र कुर्मी है, लेकिन वो जिन बिहार से इतना ज्यादा मजदूर बाहर गया था, उनको वापस लाने की जब बात थी तो उसने ये कहा कि उनकी टिकट के पैसे नहीं देंगे। तो ये दर्शाता है कि उनको कितनी सेंसिटिविटी है अपने समाज के बारे में। तो ऐसे हालात में वो बिहार में हो या पूरे इंडिया में जहां भी इलेक्शंस होंगे, इनको बुरी तरह से हमने लताड़ना चाहिए और अपने समाज के हित में अपना वोटिंग करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष के नाते में मैं ये चाहूंगा कि जो भी समस्याएं हमारे समाज को हो रही है, उन समस्याओं का समाधान हमारे पार्टी को अगर जनता सत्ता में लाती है तो उनकी हर समस्या का ख्याल हम रखेंगे और उनकी हर समस्या का ख्याल रख के उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको हम सेफगार्ड करेंगे और उनको दिलाएंगे। तो इसलिए मेरी फाइनली ये अपील है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है, वो जागृति कर रहे हैं, लेकिन उस जागृति कंसोलिडेट नहीं होती, वो भिन्न भिन्न दिशा में चली जाती है। और फिर वो अभी बीजेपी ठीक नहीं है तो कांग्रेस को दे देते, फिर कांग्रेस ठीक नहीं है तो बीजेपी को दे देते। तो उससे जो होता है, दोनों जगह गवर्निंग क्लास में वही लोग बैठे हुए हैं और इसलिए पिछले 70-72 साल से हमारे लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। तो इसको दोनों को हटाने के लिए हमारे समाज ने सोचना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो अभी उभर के आ रही है, अपने समाज के हित में काम करना चाहती है, उसको डेफिनेटली चांस देना चाहिए सत्ता में आने का। और मैं गारंटी देता हूं पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत में कि हम हर वो अधिकार जो भारत के संविधान में उनको बाबा साहब ने दिया है, वो अधिकार हम दिला के रहेंगे। जय भीम, जय मूल्य। धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। हमारे दर्शक भी आपकी बातों से सहमत है और वो आपको थैंक यू भी बोला है बहुत सारे लोगों ने। कुछ सवाल हमारे दर्शकों से आए हैं। एक सवाल है यूपी से कलावती शंकर जी है, वो कह रही है कि जो नेता राजनीति में परिवारवाद चला रहे हैं, ऐसे नेता न्यायपालिका में परिवारवाद को कैसे विरोध करेंगे? देखिए, ये जो परिवारवाद जो चलाने वाले लोग हैं, पहले तो आप ये देखेंगे बाबा साहब ने
जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान किए है ना, उसमें उसमें लिखा है द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑपरेट करते वक्त इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए, मतलब आप ये देखेंगे जी कि इक्वालिटी को ऑपरेट करते वक्त आपने इन चीजों को जो मैंने अभी बताए, कास्ट, रिलीजन, रीजन, सेक्स, प्लेस, इसको डिसरिगार्ड करके निर्णय लेने हैं। अब इसको डिसरिगार्ड मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कही। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वो अपने फैमिली तक इसको सीमित कर देता है, आप समझ सकते हो, जब इतनी बड़ा कानवास को बाबा साहब ने डिसरिगार्ड करने की बात कही है, तो अगर वो अपने फैमिली तक उसको क्लोज कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसे लोगों से कतई अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो समाज का कल्याण करेंगे। और जुडिशियरी में अगर सरकार में रहते, अभी तो कॉलेजियम की सिस्टम अगर है, वो तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर इस्तेमाल करती है और ऐसे लोग अगर सरकार में रहेंगे जो फैमिली तक चीजों को क्लोज करके रखे, तो उनके माध्यम से भी इस देश के लोगों के साथ सही जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट वो करेंगे, ऐसी कतई हमने अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी थैंक यू सर। सुंदर दास भगत है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, ये कहते हैं कि जजेस अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, कौन करेगा, यही तो मैं समझा रहा हूं कि उन लोगों को प्रावधान है कि अगर कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय वो बना रहे हैं और इस देश की पार्लियामेंट को भी एज एन लेजिस्लेचर इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना है, और अगर इस देश की जुडिशियरी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय ले रही है, तो उनको जजेस को, ऐसे जजेस को हटाने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है इम्पीचमेंट का, जो पार्लियामेंट कर सकती है। और पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें आप लोग नहीं है, वही गवर्निंग क्लास वहां बैठा हुआ है, वही लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं गवर्निंग क्लास के, वही लोग गवर्निंग क्लास के पार्लियामेंट में बैठे हैं, और उनके साथ हमारे सो कार्ड हमारे समाज के चमचे उनके साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे जजेस को रिमूव करने के लिए जो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ में इम्पीचमेंट मोशन जो लाना चाहिए था वो नहीं ला सकता। इसलिए मैं ओवरऑल स्थिति को समझा रहा हूं कि जब तक सत्ता हमारे लोगों के हाथ में नहीं आएगी, पार्लियामेंट में हम ज्यादा नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट में हम ज्यादा रहेंगे तो सरकार हमारी रहेगी, तो इसलिए इम्पीचमेंट मोशन हम ला सकते हैं। लेकिन आज की सरकारें, उनसे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही क्लास के लोग हैं, वो कॉन्शियसली और मिलजुल के ये कर रहे हैं, तो वो इन जजेस के खिलाफ में इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे और इनको हटाएंगे, ऐसी आप अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए इट इज ऑल द मोर नेसेसरी कि आप अपने समाज की लोग पार्लियामेंट में चुन के भेजिए, ताकि ऐसे जजेस को वहां से इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से हटाया जा सकता। जी बीबी मेश्राम औरंगाबाद महाराष्ट्र से है, इन्होंने भी सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद गुटो गुटो में जो संगठन चला असफल प्रयास कर रहे कार्यकर्ता आज भी समाज को मतलब धोखा दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। आप ये देखिए, क्योंकि गुटों गुटों में काम क्यों करते हैं लोग? क्या बाबा साहब ने हम लोगों को एक बात बताई और दूसरे गुट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अलग बताई, और तीसरे गुट में काम कर रहे हैं उनको अलग बताई? ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने लिखित रूप से चीजें बताई हुई है, अपने भाषणों में भी बताई है, एक ही बात बताई है।
लेकिन समझने वाले लोग उसको अलग अलग समझ रहे, और जो अलग अलग समझ रहे तो अपनी समझ के अनुसार एक तो ये काम कर रहे। दूसरी बात ये है कि ये मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति की समझ एक जैसी नहीं हो सकती, उसको तो इसलिए डेमोक्रेटिकली इकट्ठा बैठ के हम एक जैसी समझ बना सकते हैं। लेकिन जब वो अलग अलग समझ की बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन उनके इनहेरेंट सेल्फ इंटरेस्ट जो रहते हैं उसकी वजह से वो अपनी समझ जो बताते हैं वो एक अलग चीज है। से फॉर एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र के अफेयर्स में देखा गया है तो रामदास आठवले, उसकी समझ क्या है, उसकी क्या समझ है, वो कभी कांग्रेस के साथ रहता है, कभी बीजेपी के साथ रहता है। तो क्या बाबा साहब ने 1952 में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो जो बनाया था उसमें क्लियरली ये कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ में तो लड़ ही रहे थे और आरएसएस के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, कम्युनिस्टों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, ये क्लियरली कहा है। तो ये चीजें क्या रामदास आठवले को समझ में नहीं आती? इसके मतलब उनके सेल्फ इंटरेस्ट में ये लोग काम कर रहे हैं और इसलिए ये अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उनसे बहुत ज्यादा हमने अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और इसलिए मेरी जो धारणा है आज एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट फॉर द लास्ट 40 years, वो ये है कि ये जो छोटे छोटे सामाजिक संगठन है उनके बहुत ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, वो बड़े टूवर्ड्स दी बाबा साहब के मूवमेंट के प्रति वो ज्यादा ऑनेस्ट है। तो उन लोगों को हमने मिलना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए। ऐसे बहुत है, ऐसे लाखों संगठन है और एक एक संगठन में अगर 15-15, 20-20 लाख भी लोग हैं तो इन लाखों संगठनों को अगर हम अप्रोच हो जाते हैं तो एक साइजेबल लोगों को हम अपने आंदोलन की बात समझा सकते हैं, बाबा साहब का आंदोलन सही परिप्रेक्ष्य में समझा सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी है। जी सर, बिहार से है रॉकी राज, युवा है वो, और उनका सवाल है कि सर वर्तमान परिदृश्य में देखते हुए बिहार चुनाव के लिए हमारा क्या मतलब होना चाहिए? बिहार एक जी बिहार के कार्यकर्ताओं को और समग्र बिहार के मूल्यवासी समाज के साथियों को और भिन्न भिन्न संगठन में जो कार्य कर रहे हैं बिहार में सामाजिक संगठन, उन लोगों को मेरी सीधी अपील है कि इस इलेक्शन में बीजेपी, उनके एलीज और कांग्रेस और उनके एलीज को हराना है। और उसके लिए जो कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन के हो, हमारे पार्टी के हो या हमारे ऑफशूट विंग के हो, उन्होंने सबने तुरंत मतलब अभी से, क्योंकि ये बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता है तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने ब्लॉक तक के लोगों को अगर ये बात समझा दे, अपने तहसील में लोगों को समझा दे, अपने गांव में ये लोगों को समझा दे, तो भी हम उनको इस इलेक्शन में हरा सकते हैं। तो मेरा मैसेज जो बिहार के साथी है उनके लिए है कि अभी बहुत कम समय रहा है, वो उन्होंने तुरंत उधर लोगों के पास जाना चाहिए। और जैसे ही, क्योंकि मैं थोड़ा एजेड हूं और हमारे लिए थोड़ा रिस्क बता रहे हैं, तो जैसे ही ये ट्रेन्स वगैरह प्रॉपरली शुरू हो जाती है तो मैं इमीडिएटली बॉम्बे से निकल के पहले बिहार में आऊंगा और बिहार के हमारे भाइयों के साथ मिलके हम ये जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, जो गवर्निंग क्लास है, इनके खिलाफ में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जी एक और सवाल के तौर पर आया है विनोद पवार जी का। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन आया है, तो क्या ये सही है?
मैं यही बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है मैं इसमें बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया समझाया, क्योंकि कल डॉक्टर चौहान ने और डॉक्टर अय्याज ने बहुत विस्तृत रूप से समझाया कि उन्होंने ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये किया है। लेकिन ये जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। अभी मैंने जो ये किताब लिखी जिसका जिक्र कल प्रदीप ने आप लोगों को बताया था, तो इसमें आर्टिकल 16 के ऊपर जो स्टेटमेंट आया है, मैं पढ़ के ही बताता हूँ आपको। जी 16 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मैंने इसमें कुछ लिखे थे कि ये क्लासिफिकेशंस का मामला, आर्टिकल 16(4) is exhaustive of the concept of reservation in favor of backward classes. It does not follow, however, that one does not permit of any reservation for any class other than backward class, but in the latter case the reservation will be valid only if it is satisfied the test of reasonable classification, and the state shall have to satisfy that such a provision was necessary in the public interest to redress an exceptional situation. ये इंदिरा साहनी में प्यारा 59 एंड 399 में लिखा है, इंदिरा साहनी के जजमेंट में, कि भाई ये जो आर्टिकल 16(4) है ये बेसिकली आर्टिकल 14 के हिस्से है, आर्टिकल 16(1) के हिस्से है, और ये क्लासिफिकेशन किया है। और क्लासिफिकेशंस के लिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है, वो इंटेलिजेंस डिफरेंशिया, ये टर्मिनोलॉजी यूज की है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है। इंटेलिजेंट डिफरेंशिया का मतलब है समाज का एक तबका दूसरे तबके से कैसे अलग है। ये अगर इंटेलिजेंटली आप समझा सकते हो तो उस समाज को जो अलग है उसको अलग से क्लासिफाई किया जा सकता है, और उसको क्लासिफाई करके उसके सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए उसको विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। और इसलिए आर्टिकल 15(4) में जो टर्म यूज हुई है उसमें वो लिखा है इन फेवर ऑफ स्पेशल प्रोविजंस, जो लिखा है ना 15(4) में, सॉरी 54 में इसमें क्लियरली लिखा है 15(4) में कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटी। ये इंपॉर्टेंट ये है, एक चीज और मैं कल भी उस दिन भी समझाया था लेकिन अभी समझाता हूँ। विनोद स्पेशली लॉ के स्टूडेंट है और पढ़ाते भी है शायद लॉ, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। कल भी एग्जाम्पल देके बताया, अगर मैं ये बोलूं अभी यहाँ बैठ के, नोबडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू सांगली, अगर मैं ये स्टेटमेंट करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय हो गया है सांगली जाने का। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, नोबडी कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू सांगली। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है और कोई इस देश का कोई नागरिक राज्य को रोक नहीं सकता। हमने दे दिया है और देश का कोई भी नागरिक राज्य को नहीं रोक सकता। क्या करने से? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को रिजर्वेशन देने से नहीं रोक सकता। हमने दे दिया है और राज्य को भी कोई रोक नहीं सकता। और कब तक? इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट को कितना पावर दिया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सरकार देना चाहे तो दे, सरकार नहीं देना चाहे तो नहीं दे। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। सही इंटरप्रिटेशन है कि संविधान ने दे दिया, राज्यों को कोई भी देश का व्यक्ति रोक नहीं सकता। क्या करने से नहीं रोक सकता? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को रिजर्वेशन देने से नहीं रोक सकता। कब तक नहीं रोक सकता? इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट को बहुत लिमिटेड काम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। वो काम इतना ही दिया है कि आप ये देखो कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हमने जो दिया है
वो आपके माध्यम से उनको तक पहुंचाने का काम आपका है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो ये अधिकार आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में बाबा साहब ने जनता को दिया है सरकार के खिलाफ में जाने की। तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुमको जो काम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो नहीं कर रहे, और इसलिए मुझे अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि तुम्हारे खिलाफ में भी जाए। तो ये जो इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है कि सरकार देना चाहे तो दे, सरकार नहीं देना चाहे तो नहीं दे, तो ये पावर सरकार के पास नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की। और ये क्लासिफिकेशन है, ये कोई रहम पे हम नहीं जी रहे। जी, उम्मीद है सर को जवाब मिल गया होगा। एक और है तरनी दास जी, इन्होंने लिखा है, इलेक्शन एक आर्थिक खेल हो गया है, ऐसे में फॉरवर्ड लोगों से कैसे लड़े? ये खेल बनाया गया है जी, संविधान को, और जो मिशनरी है, संविधान के जो इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया गया। ये जो रूलिंग ये कास्ट है या जो गवर्निंग क्लास है, इन्होंने संविधान की इंस्टीट्यूशंस को जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया गया। क्यों किया उन्होंने डिस्ट्रॉय? क्योंकि संविधान जो है इस देश के दबे पिछड़े लोगों के हित में लिखा गया है। वो जो दबे पिछड़े नहीं है, सो कॉल्ड हाई कास्ट है, उनके लिए भी है, लेकिन इसका झुकाव जो है इक्वालिटी के प्रिंसिपल के तहत, न्याय के प्रिंसिपल्स के तहत, ये झुकाव उन लोगों के तरफ ज्यादा है संविधान का जिनके साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ अन्याय का व्यवहार हो रहा है। तो जो क्लास कल तक, ये संविधान बनने तक, ये सब पावर एंजॉय कर रहा था और इन लोगों के साथ, समाज के बहुत बड़े तबके के साथ अन्याय कर रहा था, तो वो जो चीज संविधान में आई है, इसलिए वो उनको खलती रही है। और इसलिए इन्होंने ये संविधान के जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है और इलेक्शन की व्यवस्था, इन इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है। और डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने एक हथकंडा, जैसे तारनीदास जी बोल रहे, एक हथकंडा पैसे का इस्तेमाल किया है। तो इसको कैसे फेस किया जाए, ये उनका सवाल है। तो अगर वो पैसा देना चाहते हैं और हमारे लोग लेना ही नहीं चाहते जी, तो क्या होगा? अगर हमारे लोग वो पैसा देना चाहते हैं और हमारे वोट खरीदना चाहते हैं और हमारे लोग वो पैसा लेके वोट बेचना नहीं चाहते, तो स्थिति बदल जाएगी। तो हमारे लोगों ने उनके वोट का कितना महत्व है, ये इस दरमियान लोगों को समझाना चाहिए। वो 1000 रुपये लेके कितना नुकसान कर रहे, मैंने एक बार कैलकुलेशन करके बताया था। 1000 रुपया लेता है और उसके बच्चे के एजुकेशन के ऊपर जो सरकार ने फ्री में करना चाहिए 14 साल तक डेफिनेटली, और उसके बाद भी स्कॉलरशिप वगैरह देना चाहिए, वो भी हजारों में मिलती है आजकल। तो वो 1000 रुपया लेता है तो वो अपने 10-15 लाख रुपए का नुकसान करता है। ये कैलकुलेशंस करके ये स्थिति उसके अगर समझा दी हमने अपने समाज के लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये 1000 के चक्कर में नहीं पड़ेगा और उनको वोट नहीं देगा। तो स्पेशली ये जागृति का मामला है। हम अपना काम जिस अनुपात में करना चाहिए वो नहीं करने की वजह से और समाज इग्नोरेंट होने की वजह से समस्या है। और इसलिए फुले साहब ने हमारे सोसाइटी का सही डायग्नोसिस किया कि ये बड़े सगड़े अनर्थ जो है वो अविद्या की वजह से हुआ। तो फुले साहब के और बाबा साहब के जो फॉलोअर है, जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने ये जागृति का काम करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जागृति है, ये डिफरेंट दिशा में इसका ये नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये कंसोलिडेट होनी चाहिए। आज जागृति उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। इसका मतलब है इसमें वो डाइवर्सिफाई हो रही है, कंसोलिडेट नहीं हो रही है, और कंसोलिडेट करना ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरी अपील आज की तारीख में यही है कि ये जागृति जितने भी हमारे अच्छे लोग कर रहे हैं,
तो इसको मतलब स्पेशली में जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जागृति कर रहे हैं उन लोगों से मेरी ये अपील है कि उनका कंसोलिडेट एक जगह कैसे हो, इस तरफ उन्होंने ख्याल देना चाहिए, और न कि उनके ऊपर जागृति कर दिया और लोगों के ऊपर छोड़ दिए। फिर लोग पूछते हैं कि भाई वोट किसको देने हैं, तो इसका मतलब जागृति पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई। अगर प्रॉपर जागृति हो जाती तो समझ में आ जाएगा कि वोट किसको देने का उनको। लेकिन कतई आज की तारीख में ये बता दूं उनको कि कांग्रेस, बीजेपी और उनके जो एलीज है उनको तो कतई नहीं देने का। जी, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, विनोद गायकवाड़ जी पूछ रहे हैं कि संविधान लागू होने के बाद भी अभी तक जिन लोगों की भौतिक जरूरतें जो है वो पूरी नहीं हुई है, तो इस समाज को जोड़ने के लिए क्या समाधान है? बार बार मैं वो की एक ही चीज बता रहा हूँ कि उनकी भौतिक जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है लाइफ की वो फुलफिल क्यों नहीं हो रही। आफ्टर ऑल जो पैसा जो है 3-4 किस्म से, ये मैंने कहीं अपनी भाषणों में भी कहा है कि पैसा कहाँ से आता है। एक राइचियस मीन से पैसा आता है आदमी के पास, तो सदाचार से कमाई करके अपना मजदूरी करके जो भी है उसकी अपने घर में पैसा लाने की, वही है। पैसा चोरी करने से भी आता है, पैसा डाका डालने से भी आता है, और पैसा नकली नोट छापने से भी आता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो पैसा जो है अडानी के पास जा रहा है, अंबानी के पास जा रहा है, टाटा के पास जा रहा है, बिरला के पास जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है जी। तो क्या वो चोरी कर रहे हैं, क्या वो डाका डाल रहे हैं, क्या वो नोटा छाप रहे हैं? एक्चुअली जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से पैसा फ्लो होता है। अभी जो व्यवस्था भी किया भारत सरकार ने वो कहां से किया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो बोल रहे हैं जो रिजर्व बैंक में 37 ट्रिलियन करोड़ रुपीज जो है, 37 ट्रिलियन करोड़ रुपीज रिजर्व बैंक के पास देश की संपत्ति, वहां से सरकार ने वो पैसा किया। तो वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो उसका वितरण कैसे करने का, कौन से टोकरी में पैसे डालने का, वो सरकार जो नीतियां बनाती है उसके तहत ये डिसाइड होता है। तो अगर लोगों की जो मटेरियल रिक्वायरमेंट आज की तारीख में फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब उसके टोकरी में जो पैसा डालना चाहिए, उसके लिए जो व्यवस्था बनना चाहिए, पहले तो उस टोकरी में पैसा डालना चाहिए, वो पॉलिसी नीति के स्तर पे होना चाहिए। फिर जो एग्जीक्यूशन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को परफेक्ट बनाना चाहिए ताकि वो पैसा उसके तक पहुंचे। उसके तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब है ना तो नीति उसके हित में बन रही है, इसलिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं आ रहा है, और अगर थोड़ी बहुत बनी है तो वो बीच वाली जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी को टाइटन नहीं किया गया है कि वो पैसा बराबर उसके पास जाए। जब उसके पास पैसा जाएगा तो उसका मटेरियल लाइफ ठीक हो जाएगा। तो ये सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो सत्ता जुड़ी है, पॉलिटिकल पावर जुड़ा है। अगर पॉलिटिकल पावर आपके समाज के हाथ में है तो उसमें आप अपने समाज के हित में नीतियां बनाओगे, और जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उस एग्जीक्यूटिव मशीनरी के माध्यम से वो पैसा उस आदमी तक पहुंचाओगे तो उसकी जो मटेरियल लाइफ है वो ठीक हो जाएगी। यही सही व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जी। एक और सवाल है, जितेंद्र बोलिया, वो पूछ रहे हैं SC ST आरक्षण की 9वीं अनुसूची में डालने, OBC को 27% जो आरक्षण है देने के लिए क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जा सकते हैं? नहीं, वो तो भेजना चाहिए। ज्ञापन भेजने से वो 9वीं अनुसूची में जाते या नहीं जाते हमारे ज्ञापन, लेकिन कचरे की टोकरी में जरूर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि एक आवाज उठेगी पूरे इंडिया से। जब आवाज उठती है वो जनता की आवाज बनती है। अगर उनको कचरे के टोकरी में डालना है तो डालने दीजिए, लेकिन हर व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टी पिछले इतने सालों से जो सत्ता एंजॉय कर रही वो सत्ता से बेदखल नहीं होना चाहती। तो जब पूरे
इंडिया से इस ढंग से ज्ञापन अगर जाते हैं तो वो सेंस करेंगे कि आज कंट्री का पॉलिटिकल माहौल, लोगों की सोच कैसे है। या तो उनको उस ज्ञापन का कॉग्नाइजेंस लेना पड़ेगा जो आज तक जी नहीं ले रहे हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, लोग अपनी नई पार्टी को सत्ता में लाएंगे। तो इसलिए ज्ञापन भेजने के खिलाफ में मैं नहीं हूं, लेकिन आज की तारीख में वो बुलडोज कर रहे हैं। आप जी जनता इतने ज्ञापन भेज रही है, आपके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो पार्लियामेंट को मतलब अपोजिशन को मतलब बुलडोज कर रहे हैं। जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव, भले ही वो स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी जा रही। आपके जी जब प्रतिनिधि की बात वहां नहीं मानी जा रही है तो आपके पास आवाज उठाने के सिवा और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं जो सुनते नहीं है, उनको बेदखल सत्ता से करने के बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन जरूर भेजना चाहिए ताकि ये आवाज दिखे कि पूरे इंडिया से लोग उनके खिलाफ में आए। जी एक और सवाल है विशाल गायकवाड़ जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि जो देश में बिखरे हुए समाज और संगठन है, संगठन के नेताओं को आप संगठन से जोड़ने, एकत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है इस दिशा में कि आप इस दिशा में क्यों नहीं पहल करते। एक सही किस्म के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि आज की तारीख में हम जो आंदोलन चला रहे हैं एक ऑनेस्टली और सिंसियरली अपनी तरफ जी से चला रहे हैं, और ऐसी कुछ समाज के जो अच्छे लोग हैं, सिंसियर है, जी उनकी भी धारणा ये बनी हुई है। उनका ये कहना है कि बोरकर साहब आप इस दिशा में क्यों नहीं पहल करते। तो मैं इस जी दिशा में डेफिनेटली सोच रहा हूं कि हम एक बार इस दिशा में पहल करेंगे कि समाज के भिन्न भिन्न संगठन जो बने हुए हैं, पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, उनको रिक्वेस्ट करे, इकट्ठा आके अपील करे इस दिशा में। लेकिन मैं व्यक्तिगत ये नहीं कर सकता क्योंकि हमारी व्यवस्था जो हमने बनाई है, हम उनके जो प्रस्ताव है, उनकी जो सोच है, वो जो उन्होंने मेरे पास भेजी है, हमारे संगठन की जो केंद्रीय कार्यकारिणी होगी, जो एचओआर होगा, उसमें हम बैठेंगे, सलाह मशुरा करेंगे इस दिशा में, और अगर वो हाउस इस दिशा में एग्री करता है तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जी बलदेव सुधार जी है लुधियाना पंजाब से। वो पूछ रहे हैं कि सर ईवीएम को कैसे काउंटर करें? ये भी आंदोलन ही चलाना पड़ेगा। ईवीएम को काउंटर करने के लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा और पूरा समाज को रास्ते पे उतारना पड़ेगा। आज हमारे जो भी आंदोलन हमने शुरू किया, आज की तारीख में जितने हमने ऑफशूट्स बनाए हैं, हमारी पार्टी भी छोटी है, अभी 1-1.5 साल की पार्टी है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस अगर बिल्टअप कर देते हैं तो वो समाज हम आंदोलित कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस की प्रक्रिया है, जागृति की जो प्रक्रिया है, जिसको फुले साहब ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, जागृतीचा अग्नि अखंड तेवत ठेवा, ये जी बोलते रहते हैं, भाषणों तक रहता है, लेकिन वो जागृति करने की प्रक्रिया में हर इशू के ऊपर समाज को जागरूक करने की, और ये कुछ मेजर इश्यूज है, लेबर से रिलेटेड इशू है, ये ईवीएम का जी इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। इन इशू को नेशनल लेवल के ऊपर अवेयरनेस और अवेकनिंग पैदा करने का मामला है, और ज्यादा मेजॉरिटी समाज को अगर हम इसको कर देते हैं तो मेरा ख्याल है हम उनको बात सुननी पड़ेगी, और अगर नहीं सुनते तो जी उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। जी सर एक आखिरी सवाल है। विकास माने जी है, वो पूछ रहे हैं कि साकेत मुक्ति के बारे में आप क्या कर रहे हैं? काय के बारे में? साकेत साकेत अयोध्या मेरा ख्याल है साक हमारे ऑफशूट विंग्स के लोगों ने इस दिशा में ऑलरेडी ज्ञापन दिया हुआ है और कोशिश वो कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो समय हमारे पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से जो इश्यूज उठाने हैं, वो जो दूसरे जो इशू अब तक मैंने जो डिस्कस किए हैं, वो पर्याप्त है। और ये मामला अभी पहली बार नहीं उठा,
ये इसके पहले जैसे आपकी चैनल में इसके ऊपर जो चर्चा हुई है, तो इन्होंने कहा कि कहीं जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर संशोधन इसके पहले भी किया है और ये कहा है कि ये साकेत जो है ये बुद्ध नगरी है, लेकिन उस चीज को नहीं माना गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे मानने वाले नहीं है। अगर जो फैक्चुअल एविडेंसेस आ रहे हैं उस एविडेंसेस को भी वो अगर रिकॉर्ड पे लेके नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी मानसिकता के लोगों को कैसे मनाया जाए? जी, कोर्ट में जाके आपको लगता है ये मान जाएंगे? कोर्ट से क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। वो डिटरमिन्ड है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो डिटरमिन्ड है। उन्होंने एक तरफ से जो बाबरी मस्जिद वालों को हटा दिया, अब सुप्रीम जी, कोर्ट का सहारा लेंगे, और अभी हम अगर कोर्ट में जाते तो आपके साथ ये न्याय करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। दिस इज मोर ए पॉलिटिकल इशू। इसको पॉलिटिकली फाइट आउट करना पड़ेगा, और इसको पॉलिटिकली अगर फाइट आउट करना है तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गार्नर करनी पड़ेगी, और उसके तहत ही इसको, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत स्तर पे, इसका ये हल हो सकता है। तो बाकी जो लोग अपने अपनी ढंग से जो प्रयास कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, उसको मैं कोई डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ। जी। एक मतलब कलावती शंकर जी का एक और सवाल है उत्तर प्रदेश से। वो पूछ रहे कि अगर पीपीआईडी सत्ता में आती है तो न्यायपालिका में ओबीसी एससी/एसटी का जो समुचित प्रतिनिधित्व है वो कैसे सुनिश्चित करेगी? वो 3% उनको दे देंगी, बाकी इनको दे देंगी। जी, क्योंकि ये हम SC/ST OBC नहीं रहेंगे उस वक्त। ये तो उन्होंने हमें बना दिया SC/ST OBC, हम तो है मूल निवासी। तो जो जी, 3% है या ज्यादा से ज्यादा 10%, जैसे आजकल के फिगर आ रहे हैं, तो उनको जी, 10% देंगे। तो हम अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तो हम कतई अन्याय करने की बात नहीं सोच सकते। तो जिनका जितना है 10% उनको देंगे, बाकी 90% मूल निवासी लोगों के पास रहेगा। जी। सर, आपने बहुत सारे सवालों की जवाब दिया और बहुत अच्छा संबोधन भी किया। आपने आपका कीमती समय एमएनटी न्यूज नेटवर्क को दिया और बहुत सारी बातें की, तो उसके लिए मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। और आप आए इसके लिए और आप आते रहे इसके लिए मैं आपको गुजारिश करती हूँ कि आप आते रहे और समाज को संबोधित करते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर कि आप आए और हमें संबोधन किया। मैं एक बार फिर से अपने मूल निवासी बहुजन समाज को आह्वान करता हूं कि इलेक्शंस प्रक्रिया में वो बराबर कॉन्शियसली लगे रहे और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को सत्ता में भेजने की पूरे प्रयास करें, और उनके जो हक और अधिकार है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मलेसी सर। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। कल का जो विषय है, कल 17 जून को रात 9 बजे हम डिस्कस करेंगे कि मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का स्त्री पुरुष समानता के प्रति जो समतावादी दृष्टिकोण है समाज में स्थापित करने के लिए चुनौतियां और समाधान, इसको लेकर हम कल रात फिर 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय